दी गई है। 2 डेट को आप नोट करें, 1994 अप्रैल में इनका बर्थ हुआ है और फिलहाल 2032 सितंबर तक इनको राहु भगवान की महादशा चल रही है। आइए अब देखते हैं इनका लग्न चार्ट। सबसे जो पहला भाव है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी बने मीन राशि बनी, तो इसका लग्न मीन हुआ और इसके स्वामी हुए गुरु बृहस्पति, जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। तो यही दिक्कत का काम है, ये पहली दिक्कत हो गई इस कुंडली में, क्योंकि 6, 8 और 12 अगर इस घरों में लगने चले जाते हैं तो जीवन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं। और फिर बृहस्पति के जैसा प्लैनेट है, तो यहाँ पर गुरु इनके 8वें में बैठे हुए हैं, तो ये एक उपाय करना है। दूसरा समझिए, यहाँ पर प्रथम भाव में यहाँ मंगल बैठे हैं, तो ये मांगलिक भी हो गए। पहली चीज़ तो इनका मंगल दोष का निवारण भी करना पड़ेगा। अब इस साथ में यहाँ पे मरकरी भी बैठे हुए हैं। अब बुध के यहाँ बैठने से और 12 नंबर लेकर बैठने से, तो बुध क्या होते हैं कि मीन राशि में जाकर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, तो मीन राशि में डेबिलिटेट हो जाते हैं, नीच का फल देते हैं। बुध जब भी नीच में चले जाएंगे तो हमारी जो बुद्धि है वो स्टेबल नहीं होती है। प्लस जब हम आगे बढ़ते हैं 45, 50, 60 के होते हैं तो वह हमें ओल्ड एज में ज़्यादा स्थिर बुद्धि चाहिए होती है। तो यहाँ पर इनका ये वाला प्लैनेट डेबिलिटेट हो गया है। और यह भी कारण है कि 28 साल के हो गए हैं, शादी में थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो एक कारण इनका ये भी है। फिर से मैं समझा देता हूँ। पहला घर जो है वो लग्न जो है मीन लग्न है और इसके स्वामी बने बृहस्पति, जाकर 8वें भाव में बैठ गए हैं, तो इसमें ये दिक्कत है पहला। दूसरी दिक्कत है कि ये मांगलिक दोष लेके बैठे हैं। तीसरा, पहले ही भाव में इनके बुध बैठे हुए हैं और 12 नंबर लेकर बैठे हुए हैं। 12 नंबर यानी मीन राशि में ये डेबिलिटेट हो जाते हैं। तो बुध का जो प्लैनेट है शादी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बुध क्या क्या दिखाते हैं भाई? बुध देवता है शादी के कार्ड के, शयन कक्ष के, और जितने भी हमें लग्न शगुन जीवन में आते हैं, जो भी नई नई योजनाएं, नई भाग हमें जो भाग्य जो मिलता है इन्हीं के कारण मिलता है, तो इसमें भी दिक्कत हो गई है। अब जो खास एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये है 7वां घर और यही हमारे पार्टनर का घर होता है। इसका प्लेनेट कौन हुआ? यहाँ पे कन्या लग्न कन्या राशि बनी 6 नंबर और इसके स्वामी बने बुध, जाकर कहाँ बैठ गए हैं? प्रथम घर में। तो इनको दुल्हन कहाँ से मिलेगी? अपने स्वयं के प्रयास से ही इनको इनकी दुल्हन मिलेगी। ये खुद ही प्रयास करेंगे और इनको दुल्हन मिलेगी। अब जो मुझे एक तीसरी चीज़ की दिक्कत इसमें दिख रही है, यहाँ पे चंद्रमा और केतु साथ में बैठ गए। ये पराक्रम का भाव है और पराक्रम के भाव में केतु और चंद्रमा। अब देखिए बहन जी, ये बहुत गलत हो जाता है। केतु और चंद्रमा की जो जोड़ होती है, और जब भी इनकी महादशा आएगी केतु और चंद्रमा की, तो ये बहुत सारे जीवन में गड़बड़ करते हैं। ऐसा जातक जो केतु और चंद्रमा कहीं भी बैठे हों, अगर लेकर पैदा हो गया तो उसको माँ का प्रभाव बहुत कमज़ोर हो जाता है। और ऐसा जातक जब भी पैदा होता है तो माँ का दवाई का डिब्बा भी बन जाता है और फिर वो पूरे जीवन बना रहता है। तो इसमें जो हमें खास देखना है, अगर वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप दूसरा विकल्प देख लो, और अगर आप फिर भी नहीं देखना चाहते हो, आपको बच्चा पसंद आ गया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बृहस्पति भगवान का यंत्र बनवाइए देवी मंदिर में जाके, और यहाँ पे मंगल भगवान का काम करिए उज्जैन जाके मंगलनाथ भगवान में, और यहाँ पर भी आपको बुध भगवान का एक यंत्र बनाना पड़ेगा। तो बुध का एक यंत्र बन जाए और एक बृहस्पति भगवान का यंत्र बन जाए तो ये काम चल जाएगा। तो यहाँ 2 यंत्र बनाने हैं, मंगल का मंगल पूजन, भात पूजन कराना है, और केतु और चंद्रमा का ये तो विशेष काम कराना पड़ेगा। तो कुष्मांडा माता जो होती हैं, चौथी माता, ये उसमें जाकर ही ये शांति होगी, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण में आ गए हैं और इनका ये वाला जो भाग है ये पराक्रम का है, तो पराक्रम भी फंस जाता है यहाँ पर, इनकी बुद्धि भी यहाँ फंस जाती है और
मांगलिक पहले लेके बैठे हैं, जुपिटर सपोर्ट नहीं करेंगे, 8वें घर में चले गए हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जहाँ तक हो तो अपना दूसरा विकल्प देख लीजिए, और अगर विकल्प नहीं मिलता है, आपको इसी से करना है, तो भी बता दीजिए। अब एक चीज़ को और समझिए, विवाह के उद्देश्य ये कुंडली मेरे पास में आई है। तो विवाह के लिए सबसे पहले हम 7वां भाव देखते हैं। सबसे पहले हम घर को भी देखते हैं और ग्रह को भी देखते हैं। अब मैं दोनों तरफ से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ग्रह को देख लेते हैं। तो शादी का ग्रह कौन है? जुपिटर। कहाँ बैठे हैं? 8वें में। तो अब ये तो मैंने डिस्क्राइब कर ही दिया। अब जो घर के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर ये घर है शादी का, और यहाँ पे 6 लिखा है, बन गया कन्या राशि, और स्वामी जाकर बैठ गए हैं ऊपर पहले घर में, और डेबिलिटेट हो गए हैं 12 नंबर में मरकरी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब समझिए, शादी के लिए ग्रह भी गड़बड़ हो गया, और जो घर है उसके स्वामी जाकर डेबिलिटेट हो गए, दोनों चीज़ की दिक्कत हो गई। तो 7वां घर हम लग्न में देखते हैं, नवांश। ये हमारा आउटपुट होता है, ये हमें नवांश दिखाता है कि कौन सा ग्रह कौन सा पावर देगा, किस घर का पावर देगा। तो विवाह के लिए ये प्रोग्रेसिव चार्ट होता है। आगे जब हम जीवन में बढ़ेंगे तो किस प्रकार स्थितियाँ करवट लेंगी। नवांश चार्ट का 4था भाव यहाँ देखा जाता है विवाह के लिए। तो यहाँ से विवाह देखना है और यहाँ से विवाह का सुख देखना है। तो यहाँ पर कौन बैठे हैं? सूर्य बैठे हुए हैं, और सूर्य अपनी मेष राशि में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये संभावना बहुत अच्छी बन गई है। तो घर में विस्तार मिलेगा। घर में सूर्य अगर इस घर में बैठते हैं मेष राशि में तो बड़ा विस्तार देंगे, बड़ा सुख देते हैं, पोजेशंस भी देते हैं, मकान दुकान एसेट्स भी देते हैं। लेकिन सूर्य जो है वो भी नीच के प्लैनेट कहे गए हैं। तो जहाँ बैठते हैं उस भाव को जला देते हैं, प्रभाव देते हैं, तो भाव को थोड़ा सा जला भी देते हैं। तो ठीक है, सूर्य को इतना हमें मैनेज नहीं करना है। लेकिन खास जो नवांश में मुझे दिख रहा है, पहले 1 और 7 एक्सिस, ये पहला घर, ये 7वां घर, इसमें भी राहु केतु भगवान आ गए हैं। और फिर यहाँ पे केतु और चंद्रमा ने फिर युति बना ली है। तो केतु और चंद्रमा की जो युति बन गई है वो वर्गोत्तम हो गई है। वर्गोत्तम का मतलब इधर भी दिख रही है और यहाँ भी दिख रही है, इसलिए इसका इफेक्ट बहुत तगड़ा आएगा। मुझे तो आप इनकी माँ के बारे में बताना, उससे हमें इस कुंडली के पूरी चीज़ें पता लग जाएंगी। केतु और चंद्रमा का मंगल यहाँ भी 8वें घर में बैठ गए हैं नीचे, तो इधर भी ये भी यहाँ से भी मांगलिक हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो इनके बुध हैं वो बैठे तो हैं लाभ में, और मंगल भगवान की राशि में ही आ गए हैं। तो यहाँ थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। जो ऊपर पूरी तरह डेबिलिटेट हो गए थे तो नीचे हमें उसका 20% एडवांटेज, 20% 25% एडवांटेज अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि इनकी बुध भगवान की नवांश में कंडीशन बहुत अच्छी बन रही है। लग्न चार्ट को एक बार पुनः देखिए। अब ये सवाल है कि भाई इसमें अच्छा क्या क्या है, तो इनकी कुंडली में अच्छा क्या है वो भी समझिए। शुक्र भगवान का यहाँ बैठ जाना दूसरे घर में, ये दूसरा घर होता है, यहाँ पे बैठ जाना तो वाणी इनकी बड़ी मधुर होगी। एक्सरसाइज भी करवाते हैं तो बॉडी भी स्ट्रांग होती है। बुध वाले जब माफ़ कीजिए, शुक्र जब दूसरे घर में बैठते हैं तो व्यक्ति वाणी अच्छी बोलता है और वाणी से धन कमा लेता है। साथ में यहाँ पे सूर्य भी बैठे हैं, और सूर्य भी कहाँ है? एक नंबर लेकर बैठे हैं ना मेष राशि, तो यहाँ भी उच्च के बैठे हैं, तो यहाँ से भी इनको धन बहुत अच्छा मिलेगा। इनके साथ में क्या हो गया कि जो धन का घर है, जिसे ये वाला घर कहते हैं, ये वाला धन का है, इसके अगल बगल दोनों तरफ ये पाप करते रहा गया है। तो इसलिए इस बच्चे को पैसे की भी दिक्कत हो जाएगी। और जो लाभ की स्थिति है वो तो अच्छी बनी हुई है। लाभ का प्लैनेट यहाँ 10 लिखा, ये लाभ का घर है, ये प्रॉफिट का घर है। लाभ और प्रॉफिट में क्या अंतर है, लाभ और धन में क्या अंतर है वो भी समझिए। लाभ इस घर को कहते हैं जब प्रॉफिटेबल इवेंट्स बनते हैं, स्थितियां बनती हैं, और जब धन आ जाता है तो ये वाला घर देखते हैं। तो यदि हम अगर अच्छे शगुन के लिए इस लाभ के घर को देखें तो यहाँ पे मकर राशि लिखी हुई है 10 नंबर, और इसके स्वामी एक घर आगे यानी 12वें घर में जाकर बैठे हैं। तो लाभ के लिए और प्रॉफिट के लिए ये दोनों में समस्या है। तो मेरा आपसे बॉटम लाइन ये कहना है कि अगर हम इन्हें दूसरा विकल्प आपको मिलता है तो उस पर आइए, क्योंकि बुध बहुत ज़्यादा गड़बड़ है।
और फिर मांगलिक भी हैं ये। जब नहीं मिलता है तो ये 3-4 काम करा के हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 यंत्र बनाने हैं और 2 पूजा लगानी है। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न होता है तो आप डाल देना।